गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का लेक्चर नंबर 2 यूनिट एंड डायमेंशन। आज का जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें कुछ यूनिट एंड डायमेंशन की बेसिक बातें हम करने वाले हैं कि डायमेंशन क्या होता है, यूनिट कैसे डिफाइन हो रही है हर एक वेरिएबल के लिए, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। और लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ लिया था वो क्या था? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये था कि कोई भी एक क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती है ना? तो हमने ये पढ़ लिया है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? एनीथिंग हुज मेजरमेंट इज पॉसिबल। तो मेजरमेंट अगर पॉसिबल है तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज नहीं। चलिए, इतनी बात समझ में आती जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। चलिए आगे। अब फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड मेनली इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड सेकंड डेराइव्ड क्वांटिटी। तो ये दो तरह की क्वांटिटी अपने पास होगी। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। वो चीज होने के बाद उसी फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला है फंडामेंटल, दूसरा क्या है? डेराइव्ड। फंडामेंटल का मतलब क्या है? A quantity which is independent, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगी। एंड डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? विच कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अदर, यानी कि इट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये उनका डेफिनेशन है कि जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, यानी कि डजंट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटी, doesn't depends on other quantity, तो वो क्या है? फंडामेंटल है। और ये क्या है? डेराइव्ड है। ओके, बेसिकली डेराइव्ड जो क्वांटिटी होती है, इतना कंफर्म है कि वो डिपेंड करेगी, लेकिन किस पे करेगी? इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी कि ये जो क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। सो इट डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है ना? अभी हम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, क्या वाकई होता है, वो हम आगे धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेस क्वांटिटी। ठीक है ना? चलिए, अब इतना दोनों के बीच में क्या हो गया? एक हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया थोड़ा सा कि फंडामेंटल वो है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, और डेराइव्ड वो है जो डिपेंड करता है। किस पर? फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी, जो डिपेंड करता है बेसिकली फंडामेंटल पर। तो इतना समझ में आता है। चलिए, इसी की बात नीचे कंटिन्यूटी में अब हमें पता है, जैसे लेंथ के लिए हम यूनिट लेते हैं क्या? मीटर लेते हैं ज्यादातर, है ना? लेंथ है किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या है? लेंथ मेजर कर रहे हैं तो उसका लेंथ कुछ ना कुछ होगा, मीटर में, सेंटीमीटर में, किसी में, लेकिन उसका यूनिट होता है। यानी कि एवरी क्वांटिटी हैज इट्स ओन यूनिट। ओके, सो फंडामेंटल क्वांटिटी की भी क्या होगी? यूनिट्स होगी। उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें कहेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज is known as फंडामेंटल यूनिट्स। क्या कहेंगे इसे? फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। चलिए, तो इसे क्या कहेंगे पता चल रहा होगा। इसकी यूनिट है फंडामेंटल यूनिट्स, इसकी क्या हो जाएगी? डेराइव्ड यूनिट। ओके, सो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए डेराइव्ड यूनिट्स।
ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आती है। नाउ वी विल फोकस वन बाय वन ईच क्वांटिटी के फंडामेंटल में क्या होगा, डेराड में क्या होगा, कैसे ये चीजें हमने जो कही है अभी तक वो आगे जाके ऑल ओके रहने वाली है या नहीं रहने वाली है। ऑल ओके बाय मीन्स कि वो सही है या नहीं है, वैलिड रहेगी या नहीं रहेगी, वो हम देखेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़े। अब सबसे पहला हेडिंग लगा लीजिए, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है ना, तो फंडामेंटल क्वांटिटी अपना हेडिंग है। अगर आपको पिछले लेक्चर में कोई डाउट रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं ना, कमेंट सेक्शन में यूज कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है एग्जैक्टली। ठीक है ना, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। चलिए, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है कि जो बेसिकली किसी पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होगा, और उसकी यूनिट जो होगी उसे क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। ओके, अब सवाल आता है कि सर फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, बढ़िया बात है, लेकिन कितनी होती है, क्या हमें पता है क्या ऐसा कुछ? यस, देयर आर 7 types of fundamental quantities. There are 7 types of fundamental quantities. ओके, तो 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। कौन कौन सी होती है देखें सर, आइए। पहला, इधर लिख देते हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ओहो, कम ना पड़ जाए। ठीक है, ओके, वेल एंड गुड। तो कौन कौन सी क्वांटिटी होती है फंडामेंटल क्वांटिटी? लेट्स से यहां पर एक कॉलम बनाते हैं, किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो कौन कौन सी है, आइए देखते हैं। पहला, मास। जी हाँ, पहला कौन सा है, मास है, जिसका वो क्या है, फंडामेंटल, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, इट्स डायरेक्टली मेजरेबल। ओके, अब चलिए एक बार मैं लिखता हूँ, फिर हम डिस्कशन करते हैं इस पर। ठीक है ना, मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, amount of substance, and last but not the least, luminous intensity। सबका मतलब हम समझेंगे। होता क्या है स्टूडेंट, अब बहुत से सवाल आ गए अचानक से दिमाग में कि यही 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इस ओके, लेकिन कौन है जो ये डिसाइड करता है कि हाँ यही 7 लोग क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 8 क्यों नहीं है, या 6 क्यों नहीं है, या 7 ही क्यों है? ठीक, तो इसका जवाब सीधा सा ये है स्टूडेंट्स, इन 1971, ठीक है ना, ईयर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, काफी बार, काफी सालों पहले ये क्वेश्चन आया था इसी ईयर पर बेस्ड। इन 1971 सीजीपीएम, सीजीपीएम इज एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन मेजरमेंट एंड वेट। डिसाइडेड to include 7 include
7 quantities as a fundamental। ठीक है, यानी कि यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए डिसाइड किया था उसने इन द ईयर 1971। उस ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट नेम क्या है? CGPM, फुल नेम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन मेजरमेंट एंड वेट, डिसाइडेड टू इंक्लूड decides to include 7 quantities as a fundamental। यानी कि उसने कुछ क्राइटेरिया रखा था, उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये 7 लोग क्या थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। एंड अब फंडामेंटल क्वांटिटी है तो फंडामेंटल यूनिट भी होगी। एंड यूनिट्स ऑफ fundamental quantities are known as international system of units, are known as international system of units। क्या मतलब इसका? कि ये जो 7 लोग हैं उन 7 लोगों के यूनिट्स हैं। उस यूनिट का जो एक सिस्टम है उसी को क्या कहा गया? एक नाम दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब इसे शॉर्ट में कहा जाता है SI यूनिट। यानी कि आप फंडामेंटल यूनिट्स कहिए या फिर SI यूनिट, बोथ आर सेम। ठीक है, और हम यूज करेंगे ये हर जगह, हर बार, पूरे 11th 12th और आगे की हायर एजुकेशन में केवल यही वर्ड यूज होता है, SI यूनिट्स। ठीक है, तो अब इसके SI यूनिट्स लिखते हैं। तो क्या आ जाएगी बच्चों? SI यूनिट्स, मास। मास को हम मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, तो वो क्या है? इसका SI यूनिट है। ओके, वेरी गुड। लेंथ का क्या है? मीटर है। टाइम क्या है? सेकंड। अच्छा, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? फिजिकल क्वांटिटी है, बिकॉज वी कैन मेजर इट। करंट, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। टेम्परेचर, कई बार कुछ बुक्स में टेम्परेचर भी लिखा होगा या थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो दोनों चीजें सेम है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। ओके, और इसका यूनिट होता है केल्विन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो गिवन सब्सटेंस है उसका अमाउंट कितना है ना, वो मेजरमेंट हम करते हैं किसमें? मोल। ओके, चलिए अगला है अपना ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट वन इज द कैंडेला। तो इतना लिखिए, है ना, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इतना लिख करके हुआ। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे सिंबल। जैसे हर एक फुल फॉर्म के लिए क्या होता है? सिंबल होता है, वैसा ही सिंबल इनके लिए भी यूज करेंगे। तो देखिए क्या सिंबल है। के किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? इन शॉर्ट केजी लिखते हैं। केजीएफ नहीं लिखते हैं, केजी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? केजी। मीटर को स्मॉल m, सेकंड को केवल s, या फिर SEC सेक भी लिखा जाता है ना। एम्पियर A, केल्विन का कैपिटल K, मोल का MOL, और इसका CD। मास, लेंथ, टाइम वी नो। करंट जो वायर में फ्लो करता है। टेम्परेचर वी कैन फील इट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच यू आर स्टडिंग इन केमिस्ट्री राइट नाउ। एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या है कि जैसे बल्ब आपने देखा है ना, बल्ब हो गया, LED हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, इनमें से जो पावर एमिट होता है, इनमें से जो पावर एमिट होता है, जो लाइट आपको दिखता है, विजिबल लाइट जो आपको दिखता है, उस विजिबल लाइट के लिए कितनी इंटेंसिटी है, कि कितना वो पावरफुल है, वो क्या है, उस टर्म से रिलेटेड है। कौन? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहाँ तक ठीक?
चलो, बहुत बढ़िया यहाँ तक। अगला है अपना कि हमने पढ़ लिया क्या कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, फंडामेंटल और डेराइव्ड। फंडामेंटल वो है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, डेराइव्ड वो है जो डिपेंड करती। फिर छोटी मोटी बातें और की थी यूनिट्स को लेकर के। यूनिट में हमने कहा कि इसमें बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन आती है 1971 में, वो कहती है कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है इनकी सिस्टम ऑफ यूनिट होगी। इनके यूनिट को एक सिस्टम कहा गया, सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन सा सिस्टम? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम को ही शॉर्टली इनके इन शॉर्ट लिखा जाता है और एब्रिविएटेड एज ए एस आई। क्या? एस आई सिस्टम। ओके, दिस वन इज एस आई। ठीक है ना? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको याद रहने ही चाहिए, देन यू आर एबल टू solve the problem with related to the dimension formula. ओके, अब डेराइव्ड क्या होती है, डेराइव्ड पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले डायमेंशन क्या होता है वो आज हम क्लियर कट कर दें। या उससे पहले एक पॉइंट और समझ लो कि काफी जगह ये पॉइंट आपसे मिलेगा इन मैकेनिक्स। इन मैकेनिक्स देर आर mass, length and time are arbitrarily are arbitrarily chosen as a fundamental quantities. टोटल क्वांटिटीज फंडामेंटल होती है 7, लेकिन फिजिक्स के अंदर मैकेनिक्स जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन है। मैकेनिक्स कहती है कि मास, लेंथ एंड टाइम कैन बी आर्बिट्रेरीली चूजन एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आपसे पूछा जाए फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है तो 7 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मैकेनिक्स कितनी है? 3 होती है। कौन सी? मास, लेंथ, टाइम। जरूर नहीं यही हो, कोई भी 3, इन 7 में से कोई भी 3 उठाइए, वो क्या हो जाएगी? फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाएगी मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करना है, डायमेंशन आज हम समझते हैं, है ना? डायमेंशन फॉर्मूले, डायमेंशंस क्या होता है इसका मतलब देखिए, एक फॉर्मूले से ही हम स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यहाँ पर मैं आपको वो टेबल वापस बनवा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, करंट, टेम्परेचर, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। चलिए अब देखिए, आइए क्या है। लेट सपोज फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है मास, ये क्या है? एक्सेलरेशन। बढ़िया। मास, मास का यूनिट क्या है? या फिर इससे भी थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, आपको थोड़ी और आसानी होगी। देखिए अब 3 चीजें दिमाग में सेट कीजिए पहले, मास, लेंथ और टाइम। जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे, जब भी हम डायमेंशन की बात करेंगे तो मास को लिखेंगे कैपिटल एम, लेंथ को लिखेंगे कैपिटल एल, टाइम को लिखेंगे कैपिटल टी। लिख दिया? ओके। दूसरा बात,
डायमेंशन फॉर्मूला will be written as स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म। ठीक है, यानी कि इस तरह के ब्रैकेट के अंदर सारी डायमेंशन लिखी जाती है। दूसरा क्या हो गया, चलिए, डायमेंशन ऑफ ए कांस्टेंट इज 0 of a constant is 0। अब आइए, ये 3 रूल हो गए, इन्हीं 3 रूल के सहारे हम दुनिया बदल देंगे। देखें, चलिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर लिया, जिसका लेंथ कितना L है, ये भी कितना है L है। ठीक है, सो एरिया कम्स आउट टू बी साइड स्क्वायर, दैट मीन्स L स्क्वायर। अब L क्या है, L क्या है, लेंथ है। चाहे ऐसे है तब भी तो लेंथ है, ऐसे है तब भी तो लेंथ है, कैसे भी है लेंथ ही है। तो ये बेसिकली लेंथ है बच्चों। ठीक है, और लेंथ है तो लेंथ के लिए सिंबल क्या है, L है। क्या है, L है। चलिए, और इसकी पावर कितनी है, 2 है। इसकी पावर कितनी है, 2 है, क्योंकि फॉर्मूला यही है। तो देखो, इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, L की पावर 2 लिखेंगे, है ना। क्या मास यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या लिख दूंगा, मास की पावर 0। टाइम की पावर क्या है, 0, केवल L की ही पावर है, तो वो क्या हो गया, टाइम की पावर, L की पावर 2 हो गया। इसी को क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया। सही है, तो हियर इट इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर। अब डायमेंशन है कौन इसमें, 0, 2 और 0, यानी कि जो एक्सपोनेंशियल पावर है, एक्सपोनेंट्स जो है दे आर नोन एज द डायमेंशन। ओके, सो एक्सपोनेंट्स आर नोन एज डायमेंशन। अब कुछ बुक्स में L पहले लिखा जाता है, M बाद में, T बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, MLT ये भी स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कहीं मार्क्स आपके नहीं कटने वाले। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं फॉर्मूला। इसमें मैं आपको हर एक वेरिएबल के लिए फॉर्मूला बताऊंगा मैं खुद। ठीक है, आपको केवल डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, चलिए अगला, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब V डेजिग्नेटेड एट V। लेट्स से लेंथ ऑफ ए क्यूब कितना L है ना, कितना है, ये भी L है, ये भी L है। क्या आ जाएगा, वॉल्यूम होता है L क्यूब और फॉर ए क्यूब। ओके, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, ये L क्या है, लेंथ है ना, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ होगी, और लेंथ के लिए क्या लेते हैं, L लेते हैं। बहुत बढ़िया, तो ये ले लिया L, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, पावर कितनी, 3। ठीक है, तो इसकी पावर अभी यहाँ कितनी है, 1 है, और पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। 1 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। मास नहीं है अगेन, टाइम भी नहीं है इसमें कोई, L3T0। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला, किसके वॉल्यूम का, क्यूब का, M0 L3T0। डायमेंशन कौन है, 0, 3 और 0। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तीसरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लेते हैं, है ना। डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ये लो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है सीधा, है ना। तो कितना गया, मान लो लेंथ L गया, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू L, और L फिर से क्या है, लेंथ है।
तो L के लिए क्या लिखेंगे, L1 लिखेंगे क्योंकि इसकी पावर क्या है, 1 है। तो इट कम्स आउट टू बी m0 L1 T0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, L1 होता है। चलिए अब बताओ डिस्टेंस का कितना होगा। डिस्टेंस मैं यहां से यहां गया कैसे भी, टोटल कितना लेंथ कवर किया, लेट्स L। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट, L मीटर चला, है ना। तो L क्या है, लेंथ है, लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, L1। तो आप चाहें तो L1 भी लिख सकते हैं या फिर m0 t0 साथ में लिख सकते हैं। जो जीरो वाले टर्म हैं उनको लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने केवल आपको समझाया कि हाँ ऐसा, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला हम बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया, वॉल्यूम निकाल लिया, एरिया निकाल लिया। अब वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। चलिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और लेंथ के लिए क्या लेते हैं, एल। टाइम क्या होता है, टी, इसकी पावर कितनी, 1, इसकी पावर कितनी, 1। तो ऊपर लिया एल, इसकी पावर 1, नीचे लिया टी, इसकी पावर कितनी, 1। ठीक है, तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे, L1 हो गया, है ना, और ये T1 नीचे आ गया। चलिए अब क्या करें, होता ही ये है बच्चों कि जो सारे जो टर्म है डायमेंशन फॉर्मूले के, उन सबको न्यूमरेटर में लाके लिखना होता है हमेशा। ठीक है, तो इसको भी ऊपर लेकर आएंगे। तो नीचे जब था ये पावर प्लस में था, ऊपर आएगा क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस वाला ऊपर आता है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, या फिर इसे ऐसा भी लिख सकते हैं m0 L1 t-1। ठीक है, स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस फिर से क्या है, लेंथ है, टाइम नीचे t1 है, सेम उसका भी आएगा। ठीक है, तो स्पीड का भी सेम ही आने वाला है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं एक्सीलरेशन का। आपको फॉर्मूले केवल याद रखने हैं, इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना, क्योंकि फॉर्मूले हम इसमें आगे के चैप्टर्स के पढ़ते हैं। यहाँ केवल आपका टारगेट है डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। वो फॉर्मूला कहाँ से कैसे आता है वो पर्टिकुलर चैप्टर में ही पढ़ते हैं। ठीक है, अगला है एक्सीलरेशन। A इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अब वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, कितना आया था, वेलोसिटी का आया था सर L1 t-1 अपॉन टाइम कितना, t1। ठीक है, अब मैंने कहा था नीचे कुछ रहना नहीं चाहिए, ऊपर भेज दो। L1 t-1 पहले से था, t-1 और चला गया। अब देखो बेस क्वांटिटी सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो -1 और -1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m0 L1 t-2। अब डायमेंशन फॉर्मूले आपको 10-15 ऐसे हैं जो याद रखने होते हैं, वो मैं बताऊंगा लास्ट में कौन से याद रखने हैं। ठीक है, अब हम आते हैं फोर्स पर। फोर्स F इक्वल टू इज वॉट, m इंटू ए। ठीक है ना, m क्या है, मास है। फॉर्मूला कहाँ से आया है, कैसे है, ये सारी चिंताएं आपको छोड़ देनी है। ठीक है, फॉर्मूले इसमें आपको गिवन रहेंगे, केवल आपको ये याद रखना है कि हाँ डायमेंशन कैसे फाइंड करना है। चलिए मास के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल M। पावर कितनी, m1। एक्सीलरेशन के लिए क्या लिखते हैं, L1 t-2, है ना, L1 t-2। तो क्या आ जाएगा, m1 L1 t-2। ये हो गया क्या, फोर्स हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन का फॉर्मूला पता है क्या, वर्क डन का पता है सर, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या है, अभी निकाला था, है ना। तो देखो किस तरह से
जैसे जैसे हम डायमेंशन फॉर्मूले निकालते जा रहे हैं वो आगे वालों में काम आते जा रहे हैं, है कि नहीं। इसका आप ट्राई कीजिए, आपको 1 मिनट दिया, क्या आता है बताइए। तो फोर्स का होता है देखो m1 L1 t माइनस 2, ये हो गया फोर्स का। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, L1, ठीक है। अब देखो m तो अकेला है, लिख दिया, L यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो सेम बेस क्वांटिटी, पावर क्या हो जाएगा 8, 1 + 1 2, m1 L2 t माइनस 2, हियर इट इज वर्क डन, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम, तो केवल मोमेंटम कहिए या फिर लीनियर मोमेंटम कहिए, बात सेम है। सिंबल होता है इसका p और इसका फॉर्मूला होता है p इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ये है मास, ये है वेलोसिटी, है ना। मास के लिए क्या आता है m1, वेलोसिटी के लिए L1 t माइनस 1, क्या आ गया m1 L1 t माइनस 1, ये आ गया मोमेंटम। कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज का सिंबल जो है सेम है, वो हम देखेंगे, लेकिन आपको यूजुअल सिंबल ही यूज करते जाना है। जैसे जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन होगा वैसे वहां हम चेंज भी करेंगे सिंबल्स को, ठीक है। तो सिंबल का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं। चलिए आगे बढ़े। ये प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का कोई फॉर्मूला पता है क्या? जी हाँ सर पता है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो P, अगेन इसका सिंबल क्या है, P है। मोमेंटम का भी क्या था, P ही था, तो वो सिंबल सेम हो सकता है, डेट डजंट मैटर। फोर्स अपॉन एरिया। चलिए फोर्स का डायमेंशन हम जानते हैं, m1 L1 t माइनस 2, मुझे याद है उसी तरह से आपको भी याद रहना चाहिए। चलो एरिया क्या होता है, एरिया जैसे हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो एरिया चाहे किसी का भी लास्ट में क्या लगाते हैं, मीटर स्क्वायर, तो ऑलवेज इट कम्स आउट टू बी L2, यानी कि एरिया चाहे किसी का भी डायमेंशन हमेशा ही क्या आएगा, L2 ही आएगा। यू कैन चेक एनी फॉर्मूला। ये प्रेशर हो गया। चलिए एक और टर्म होता है, मिला जुला सा ही है, क्या, एक होता है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अरे अरे ये क्या बताती है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जी, तो क्या डिफरेंस होता है, देखो छोटा सा ही डिफरेंस है, वैसे डिटेल में हम पढ़ेंगे जब चैप्टर आएंगे। एफ एक्सटर्नल अपॉन एरिया। स्ट्रेस में ये जो फोर्स होता है वो इंटरनल फोर्स होता है, ठीक है। तो अभी क्यों लिखना याद रखिए कि प्रेशर के फॉर्मूले में जो फोर्स है वो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से लगता है। स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में जो फोर्स है वो इंटरनल है, यानी कि अंदर से ही वो लगता है, यानी कि बाहर से नहीं लगता। तो यही डिफरेंस है, कैसे और क्यों ये हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, ठीक है। हाल फिलहाल डायमेंशन पर फोकस कीजिए। फोर्स का क्या आ जाएगा, m1 L1 t माइनस 2 अपॉन एरिया L2। चलिए m1 L माइनस 1 t माइनस 2, ये हो गया स्ट्रेस, ठीक है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़ लेते हैं सर। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, देखिए, चलिए और ले लेते हैं। वोल्टेज करंट हो गया आपका, इम्पल्स, इम्पल्स लीजिए। इम्पल्स का सिंबल होता है आई, क्या होता है आई, आई इक्वल टू होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी। फोर्स का क्या होता है m1 L1 t माइनस 2, टाइम का क्या होता है t1, क्या आ जाएगा देखो साथ में, m1 L1 माइनस 2 और प्लस का 1, बेस क्वांटिटी सेम है, पावर क्या हो जाएगा 8, तो माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1 हो गया।
तो ये इम्पल्स हो गया। ठीक है, एक और बताते हैं, चलिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सर? ये अभी कल फॉर्मूला बता रहे हैं ना, I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। एम होता है बच्चों मास, और ये होती है डिस्टेंस, है ना। तो मास, मास के लिए क्या लेंगे? m1, पावर एक ही है। चलिए, ये क्या जाएगा? L2, यानी कि क्या है? m1 L2 T0। ये भी सिंबल इसका क्या है? I है। तो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, उसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि क्या आता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है PE इज इक्वल टू mgh। ये है आपका मास, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, ठीक है एक्सेलरेशन, लेकिन किसकी वजह से? अर्थ के कारण, ग्रेविटी के कारण, है ना। तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, कुल मिलाकर ये एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन वाला डायमेंशन यूज करना, और ये हाइट, ठीक है। तो इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा, और एक सवाल हम और कर देते हैं अंतिम आज का, काइनेटिक एनर्जी। के ई फॉर्मूला में पता होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास है ये, और ये जो v है, v है बच्चों वेलोसिटी, और हाफ क्या है? कांस्टेंट है ये तो, है ना। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होता है। चलिए, डायमेंशन ऑफ ए कांस्टेंट इज जीरो, तो इसीलिए बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि किसी भी फॉर्मूले में डिजिट्स हैं 1/2, 1/4, 5, 6, 7, कुछ भी कांस्टेंट टर्म है, उसका डायमेंशन कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो डायमेंशन फॉर्मूले में इसका कोई रोल नहीं है। मास का क्या हो गया? m1। वेलोसिटी का होता है L1t-1, और इसकी पावर कितनी? 2। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, L2 पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, -1 इंटू 2, 2 हो जाएगा। अब देखो दोनों को साथ में लिख दो, m1 L2t-2। ठीक है, अब एक रिजल्ट सुनिए। रिजल्ट ये है, ये डायमेंशन फॉर्मूला वही है जो वर्क डन का है। वर्क डन का भी क्या आता है? m1 L2t-2। काइनेटिक एनर्जी का भी क्या है? m1 L2t-2। यानी कि वर्क डन भी क्या है? एक एनर्जी ही है, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। दैट्स व्हाई द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी इज सेम। तो इसी के साथ आज का अपना ये लेक्चर कंप्लीट होता है। तब तक आप अपनी बुक से जितने भी फॉर्मूले मिलते हैं फिजिक्स में, उनके डायमेंशन फॉर्मूले निकालने की आप क्या कर सकते हैं? ट्राई कर सकते हैं, और नहीं बनता है तो आप कमेंट कीजिए, और वैसे आने वाले लेक्चर में और अभी हम लेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।